नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 4 जून साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे यूनाइटेड नेशन एक अहम बैठक लेने जा रहा है और इस बैठक में इस पक्ष में वोट होगा कि क्या गजा के अंदर परमानेंट सीज फायर बाकी मुल्क दखलंदाजी करके करवा ले या नहीं, और साथ ही गजा में आज अचानक से मदद पहुंचनी क्यों रोक दी गई, इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट तक जरूर पता चलेगा। वहीं सीरिया ने आज इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ ही अलग अलग खबरें जो मिडिल ईस्ट और खासकर गजा से जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर जो इस समय निकल के सामने आ रही है और जो खबर गजा के मुस्तकबिल को चेंज करने वाली है, वो खबर है कि आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक अहम मीटिंग करने जा रहा है। और ये मीटिंग केवल बातचीत में नहीं होगी, इस मीटिंग में बाकायदा वोटिंग की जाएगी। और इस वोटिंग का अहम मुद्दा होगा कि क्या अब गजा के अंदर न इजराइल से रिक्वेस्ट किया जाए, न हमास से रिक्वेस्ट किया जाए, बल्कि तमाम जो मुल्क हैं वो सीधा सीधा दखल दे के गजा के अंदर परमानेंट सीज फायर करवा दें। हालांकि ये कहानी कोई छोटी नहीं है, इससे पहले भी ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बातचीत करके ये फैसला लिया गया था कि अब इजराइल और अमेरिका खुद मदद पहुंचाएंगे, गजा के लोगों को खाना पहुंचाएंगे। लेकिन अब फाइनली जब चीज़ें हालात जो हैं हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, तब उस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि किसी देश को दूसरे देश के भेजे गए खाने पे अगर डिपेंड रहना पड़े तो फिर उस देश का इंडिविजुअल जो वजूद है वो ख़त्म होता जा रहा है। और साथ ही जिस हिसाब से मदद लेने जाने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही, मतलब बड़ा साफ है कि अमेरिका और इजराइल मदद नहीं पहुंचा रहे, और जो पहुंचा भी रहे वो नाकाफ़ी है। इस वजह से ये मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या सच में अब तमाम जो मुल्क हैं इंटरप्ट करें, बीच में दखलंदाजी दें और दखल दे के सीज फायर करवाएं, चाहे प्यार से चाहे ज़बरदस्ती। लेकिन अब यहाँ पे भी एक पेच फंसता है। दरअसल इस पूरे मामले में अमेरिका भी शामिल है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका इस मामले में अपने वेटो पावर का उपयोग करे। वेटो पावर का मतलब कि पूरे फैसले को रोक दे, और अगर ऐसा करता है तो फिर मतलब बड़ा साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता कि गजा के अंदर इजराइल सीज फायर करे या फिर जंगबंदी करे। तो आज इस मामले पे वोटिंग होगी। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक वोटिंग हो भी चुकी हो, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है कि मीटिंग शुरू हो गई है। अभी तक वोटिंग का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, अभी बस लोग अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं। कुछ जो सीज फायर के पक्ष में वो फायदे समझा रहे हैं, जो सीज फायर के खिलाफ हैं वो नुकसान बता रहे हैं। दोनों ही लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। खैर, जैसा होगा आपको आगे बता दूंगा। तब तक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज सुबह 7:30 बजे के आसपास सीरिया से गोलन हाइट के ऊपर 2 रॉकेट दागे गए और ये रॉकेट इजराइल को निशाना बना के छोड़े गए थे। दरअसल ये हमला तब हुआ जब वहां आईडीएफ के लोग परेड कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और अचानक से 2 रॉकेट आते हैं। और ये रॉकेट इससे पहले कि कोई नुकसान पहुंचाते, आईडीएफ फॉरेन अलर्ट पे होता है, इसको इंटरसेप्ट करता है, एक ओपन एरिया में इस रॉकेट को गिराया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीरिया की तरफ से रॉकेट आया कैसे, क्योंकि सीरिया में अलसरा की सरकार है और ये सरकार इजराइल के काफ़ी क्लोज भी है, चूँकि अमेरिका की एक प्रॉक्सी है। ऐसे हाल में अब सवाल उठता है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। तब जब जांच पड़ताल की गई और साथ ही जब जिम्मेदारी लेने की बात आई, तो एक ग्रुप है मोहम्मद दैफ ब्रिगेड। मोहम्मद दैफ ब्रिगेड ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली और जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हमने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लिया। दरअसल इस ब्रिगेड के जो कमांडर थे पिछली साल, जिनका नाम था मोहम्मद दैफ, इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके इनको मार दिया था। इसी एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए अब मोहम्मद दैफ ग्रुप ने भी हमला करना इजराइल के ऊपर शुरू कर दिया है। अब इसको लेके इजराइल ने भी हालांकि धमकी दे दी। इजराइल ने सीधा सीधा अलसरा यानी सीरिया के राष्ट्रपति को धमकी देते हुए कहा कि ऐसे हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को रोकिए, नहीं तो सीरिया के खिलाफ हम जंग छेड़ देंगे। अब बड़ा सवाल है, आप सोचिए जरा, सीरिया अब तक इजराइल कितना क्लोज था कि इजराइल चाहे जितना हमला कर रहा था सीरिया ने कुछ कहा तक नहीं। 1 साल पहले उस ग्रुप पे हमला भी किया, उसके कमांडर को मार भी दिया। 1 साल तक पूरी खामोशी थी। 2 मिसाइलें आई तो इजराइल ने सीरिया को धमकी दे दी। अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि जो अलसरा जी हैं, अल-जुलानी, जिन्होंने अपना नाम बदल के अलसरा रख दिया, क्या इस हमले और इस पूरे जो भी धमकी भरा प्रस्ताव इजराइल ने भेजा है, क्या इस पर कुछ कड़े रुख अपनाएंगे, या फिर इजराइल की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने ही अंदर बने उस ग्रुप के ऊपर कोई कार्रवाई कर देंगे। लेकिन हाँ, आज बड़ा रॉकेट से हमला हुआ, सौतन इलाके से ये रॉकेट दागा गया। उसके बाद इजराइल ने भी भारी गोलीबारी की। अब इस गोलीबारी में कितनी कैजुअल्टी हुई, कितना नुकसान हुआ, अभी तक सीरिया की मीडिया से इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, तो मैं आपको गलत खबरें नहीं बताऊंगा। खैर,
आज बड़ा हमला हुआ, इस हमले में क्या होगा धीरे धीरे आगे पता चलेगा। तब तक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गजा के अंदर से बड़ी अजीबोगरीब खबर निकल के सामने आई है कि जिस सड़क के रास्ते से, यानी जिस सड़क से मदद की ट्रकें अंदर जाती थी, उस सड़क को इजराइल ने कॉम्पैक्ट जोन घोषित कर दिया। यानी अब उस सड़क पे कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। यानी इनडायरेक्टली ये कहा गया कि आप मदद की गाड़ियां नहीं ला सकते। हालांकि डायरेक्टली तौर पे ये कहा गया कि कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, तो इसका मतलब मदद की कोई ट्रक नहीं पहुंच सकती। अब मतलब बड़ा साफ है कि आज और अभी से, जब मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं, अभी से गजा के अंदर मदद की कोई भी गाड़ी नहीं जा पाएगी। यानी गजा की मदद को फिर से कट ऑफ करने का काम इजराइल ने कर दिया। और जो मदद भी पहुंच रही थी उसको लेके भी वहाँ के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ के जो यूएनएसएफ हैं, इन तमाम लोगों ने जो बयान दिया, वो बयान जब आप सुनेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि इन्होंने बड़े साफ अंदाज में कहा कि गजा में हर दिन 600 लॉरी खाने की जरूरत है और पहुंच सिर्फ 600 बॉक्स के करीब मदद पहुंच रही है। आप सोचिए, 600 गाड़ियां चाहिए थी ट्रकों की और 600 डब्बे पहुंच रहे हैं, और इसको भी कट करने का काम इजराइल ने आज कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि आज और अभी से उस सड़क को कॉम्पैक्ट जोन घोषित कर दिया गया जिस सड़क के माध्यम से ट्रकें आती थी। तो मतलब बड़ा साफ है कि अब और अभी से कोई भी मदद गजा में नहीं पहुंचेगी। यानी 2-4 निवाले जो पहुंच रहे थे उसको भी रोक दिया इजराइल ने, और इसी को लेके आज मीटिंग हो रही है। लेकिन वहां भी आप देखिएगा कि कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि अमेरिका अपने वीटो पावर का उपयोग करके पूरे मामले को खत्म कर देगा। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गजा के अंदर से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि गजा के अंदर एम्बुश लगा के एक बड़ा हमला आईडीएफ के ऊपर किया गया। हालांकि ये हमला किसने किया इसकी किसी ने अभी तक ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये अपडेट निकल के सामने आई है कि बड़ा हमला किया गया। आईडीएफ के कुछ जवान जा रहे थे, इसी दौरान अचानक से ब्लास्ट होता है। ऑन द स्पॉट एक आईडीएफ के जवान की मौत होती है, दर्जनों लोग बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। हालत इतनी गंभीर थी कि इनको सड़क के रास्ते से हॉस्पिटल पहुंचाने में वक्त लगता है। इस वजह से इजरायली आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इन लोगों को फौरन वहां से रेस्क्यू करते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन एक की वही मौत होती है। बाकी लोग बुरी तरीके से घायल हैं। हो सकता है जब तक आप ये न्यूज़ देखें, जब तक आप ये रिपोर्ट पाएं, कुछ लोग और मर सकते हैं। ये बड़ा हमला किसने किया, अभी तक इसके बारे में किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये हमला या फिर ये एम्बुश हमास ने लगाया था, या फिर किसी और ग्रुप ने लगाया था, या फिर ये इनका खुद का कोई प्रोपोगेंडा, इनका खुद का कोई बम ब्लास्ट हो गया। ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन आज इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। एक जवान वहीं मारा गया, दर्जनों के करीब बुरी तरीके से घायल हैं। हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गाड़ियों से नहीं लेके जाया गया, हेलीकॉप्टर लाया गया। 3 मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां पे रेस्क्यू करते रहे। तो आप यहां से एक अंदाजा और लगा सकते हैं कि कितने लोग घायल थे कि हेलीकॉप्टर को लाना पड़ा। खैर, जवाब अभी नहीं, वक्त बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर निकल के सामने आ रही वेस्ट बैंक के अंदर से, जहां पे आज फिलिस्तीनियों के ऊपर फिर से इजरायली आर्मी कहर बन के टूटती है। इजरायली आर्मी ने आज फिर से ऑपरेशन किया, फिर से ग्राउंड लेवल जमीन पे ये लोग उतरे, और उतरने के बाद सबसे घटिया और सबसे घिनौना काम, घरों के अंदर ये गए। जाने के बाद इन्होंने पूछना शुरू किया कि कौन हो, क्या नाम है। नाम पूछा, लोकेशन पूछी। जिनका भी नाम इनको थोड़ा सा नहीं पसंद आया उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी 19 फिलिस्तीनियों को आईडीएफ ने आज फिर गिरफ्तार किया। आईडीएफ ने इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोला, आईडीएफ ने कोई रीज़न नहीं बताया कि भाई मैं क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ, बस गए और गिरफ्तार कर लिया। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन में बाकायदा इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही कि भाई इजराइल चाह क्या रहा। इसकी लड़ाई हमास से थी, हमास आतंकवादी संगठन है, उससे लड़ रहे थे, चलो मान लिया। लेकिन सैकड़ों हमास के लोगों को मारने के चक्कर में आपने हज़ारों लाखों इजरायलियों के साथ मिलके वहाँ पे 50 से 60 हज़ार फिलिस्तीनियों को मार दिया, लगभग 20 से 23 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है। और इसी को लेके आज मीटिंग हो रही है। जो कत्लेआम, ये जो जुल्म सितम चल रहा है ना, इसी को लेके मीटिंग है। अब क्या कंक्लूजन निकलता है ये एक सोचने की बात होगी, लेकिन आज मीटिंग हो रही है। अमेरिका का डर है मुझे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी अपडेट पाने के लिए मेरी एक बहुत अच्छी और गंदी आदत है कि बिना कंफर्मेशन के हवाओं वाली न्यूज़ को नहीं बताता। बताने को मैं बता दूं कि दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन अभी तक ऑफिशियल पुष्टि जो तस्वीरें आई हैं केवल एक जवान की आई हैं। कैसे झूठ बोल दूँ कि दर्जनों मारे गए। 2 घंटे बाद फिर से न्यूज़ बता दूंगा जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन गलत खबर नहीं देनी चाहिए। खैर,
तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। और ऐसी अपडेट अगर आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। और साथ ही कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप इस जंग में किसकी जीत चाहते हैं, इजराइल की या फिलिस्तीन की। खैर, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।